हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके यूनिट सेकंड का एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने बफर सॉल्यूशन क्या होता है उसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था। तो उसके टाइप आज हम पढ़ेंगे, बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर इक्वेशंस क्या होती हैं, वो सब चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं कि बफर सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। सो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन, इन दोनों के नाम मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में मेंशन कर दिए थे, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने मेंशन कर दिए थे। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन होते क्या है। नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। द सॉल्यूशन हैविंग ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, जिसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड, एंड इट्स सॉल्ट, एग्जांपल है सोडियम एसीटेट, इज नोन एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कंटेन करते हैं या जिनके पास होता है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड उसका एग्जांपल इसने लिया है, और उसका सॉल्ट एग्जांपल सोडियम एसीटेट, वो जाने जाते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन के नाम से। यहाँ पे एक टर्म आई है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? बेसिकली जब रिएक्शन होती है एसिड एंड बेस की, तब ये ऑब्टेन आउट होता है। एसिड से इसमें एनायंस होते हैं और बेस से इसमें कैटायंस होते हैं, दोनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं, उनको हम सॉल्ट कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे ओवरऑल एसिडिक बफर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन मिक्सचर है कंटेन कर रहा है वीक एसिड और उसके सॉल्ट को, उसको हम कहेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। जनरली इस पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वीक एसिड WA वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एक मिक्सचर होता है ये। नंबर सेकंड है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है? द सॉल्यूशन हैविंग ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये। The solution having a mixture of weak base, example है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, and its salt, example है अमोनियम क्लोराइड, is a basic buffer या basic buffer solution। तो जो सॉल्यूशन जो कंटेन कर रहा है एक मिक्सचर किसका? वीक बेस का और उसके सॉल्ट का, उसको हम कहेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरीके से ये दोनों डेफिनेशन है बेसिक बफर सॉल्यूशन एंड एसिडिक बफर सॉल्यूशंस की, और ये दोनों टाइप्स हैं बफर सॉल्यूशंस के। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बफर सॉल्यूशन की? नंबर फर्स्ट है द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। जो पीएच है बफर सॉल्यूशन का वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि आप प्रॉपर्टीज बताइए बफर सॉल्यूशन की या फिर आइडियल बफर सॉल्यूशन कौन से होते हैं, तो उसमें आपको यही चीजें लिखनी है। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पे लिख सकते हो। तो पीएच जो है बफर सॉल्यूशन का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। जो पीएच है सॉल्यूशन का वो डज नॉट नहीं चेंज होना चाहिए डाइल्यूशन पे। अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड है द पीएच डज नॉट चेंज इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और बेसिस। और पीएच जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए इवन आफ्टर, यानी जब हम उसमें कोई स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस भी अगर ऐड कर रहे हैं तो भी उस बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक आइडियल बफर सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 4 है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट इज यूजफुल इन नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिमेनिंग कांस्टेंट, जो पीएच है सॉल्यूशन का वो अगर कांस्टेंट रहता है तो वो यूजफुल होता है किसमें? इन नंबर ऑफ, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन में वो यूजफुल रहता है इन केस अगर वो जो पीएच है वो कांस्टेंट रहता है उस बफर सॉल्यूशन का। तो ये एक तरह से यूज भी हो गया बफर सॉल्यूशन का। लास्ट है द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर किसी बफर सॉल्यूशन को मैं प्रिपेयर करने के बाद एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको हम रख रहे हैं, तो आइडियल जो आप कह सकते हो बफर सॉल्यूशन या प्रॉपर्टी जो बफर सॉल्यूशन की होती है वो ये होती है कि उसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए इवन वी आर स्टोरिंग दैट पर्टिकुलर बफर सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है? इसमें क्या होता है? द बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड to change the pH of 1 liter of solution by 1 pH unit।
तो बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द बफर कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज द क्वांटिटी किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की। क्या है बफर कैपेसिटी? कोई क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की जो मस्ट बी एडेड, जो मस्ट की मतलब ऐड की जाती है क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए पीएच किसका, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का बाई 1 पीएच यूनिट, एक पीएच यूनिट, 6 से 7 इस तरीके से एक पीएच यूनिट चेंज करने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की वो क्वांटिटी जो ऐड की जाती है 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्या करने के लिए, 1 यूनिट पीएच चेंज करने के लिए उस सॉल्यूशन का, उसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। अब it has always positive value, however since addition of base increases the pH and addition of acid decreases the pH, द स्पेशलिटी या फिर बफर कैपेसिटी का जो आप प्रॉपर्टी कह सकते हो वो ये होती है कि इट हैज ऑलवेज, इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है, चाहे, जबकि हमको मालूम है कि एडिशन करने से बेस का इंक्रीज होती है पीएच और एडिशन करने से एसिड का डिक्रीज होती है पीएच, ये हमको मालूम है, लेकिन फिर भी जो बफर कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। Hence, here is the formula beta is equal to delta B upon delta pH, जहां पर delta B is equal to gram equivalent of strong acid or base to change pH of 1 liter of buffer solution। तो बफर कैपेसिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं और यहाँ पर इस फॉर्मूला में डेल्टा बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो भी आप ऐड कर रहे हो उसमें चेंज करने के लिए पीएच, टू चेंज पीएच, क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए पीएच 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब है डेल्टा पीएच, द पीएच चेंज कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ एसिड और बेस। तो डेल्टा पीएच है जो पीएच चेंज हुई है एडिशन करने से, एसिड और बेस का जब हमने एडिशन किया है तो 1 यूनिट की जो पीएच चेंज हुई है उसको डिनोट कर रहा है डेल्टा पीएच। तो बफर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, अब कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बफर कैपेसिटी, तो द बफर कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है? नंबर फर्स्ट है रेशियो ऑफ द सॉल्ट टू द एसिड और बेस, सेकंड फैक्टर है टोटल बफर कंसंट्रेशन। तो ये दीज बोथ आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बफर कैपेसिटी को। तो नंबर फर्स्ट है रेशियो ऑफ सॉल्ट टू द एसिड ऑब्लिक बेस, तो इसमें क्या है, द कैपेसिटी इज ऑप्टिमल व्हेन द रेशियो इज 1:1। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो ऑप्टिमल रहेगी जब एसिड और बेस या फिर जो एसिड बेस जो भी आपने ऐड किया है उसके साथ सॉल्यूशन, उसका रेशियो जो है वो 1:1 रहेगा, तो वो जो कैपेसिटी है वो ऑप्टिमल रहेगी। सेकंड है टोटल बफर कंसंट्रेशन। टोटल बफर कंसंट्रेशन में क्या है, चेंज इन प्रोडक्ट पीएच में रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट्स विद वन अनदर और विद द प्रोडक्ट पैकेज, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर क्लोजर्स। सो चेंज जो हो रहा है प्रोडक्ट पीएच में वो किस कारण से हो सकता है, वो हो सकता है कि इंटरेक्शन अगर हो रहा है सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ, या फिर जिस प्रोडक्ट के पैकेजिंग में वो, यानी कि जो पैकेजिंग में जो जिस पैकेट में वो बंद है या फिर स्टोर है उसका जो प्रोडक्ट है उसके साथ, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर क्लोजर। तो जो अगर हमारे कोई भी प्रोडक्ट में पीएच चेंज हो रहा है तो वो हो सकता है कि जो हमने इंग्रेडिएंट्स में ऐड किए हैं प्रोडक्ट में उनमें आपस में इंटरेक्शन हो रहा हो, या फिर जिस पर्टिकुलर कंटेनर में हमने उसको स्टोर किया है उस कंटेनर का जो मटेरियल है वो इंटरेक्ट कर रहा हो हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो उस कारण से पीएच चेंज हो सकता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड द बफर कैपेसिटी ऑफ ophthalmic and parental must be low enough to allow rapid adjustment of the product to physiological pH upon administration। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बफर कैपेसिटी ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल्स, जो बफर कैपेसिटी है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बेसिकली जो आई के लिए यूज होती हैं, आई लोशन है, आई ड्रॉप्स हैं, इस तरह की जो प्रिपरेशंस हैं वो हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की कैटेगरी में रखते हैं। एंड पेरेंटल्स इज बेसिकली आप कह सकते हो IV, IM जो हम देते हैं, इंजेक्शंस जो होते हैं, और लार्ज डोजेस में हो सकते हैं, लार्ज डोजेस पेरेंटल्स यानी कि सलाइन है, मैंने डोजेस फॉर्म की फार्मास्यूटिक्स की वीडियो में मैंने इस बारे में जिक्र किया है। तो पेरेंटल्स, तो
बफर कैपेसिटी ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल्स की मस्ट बी लो इनफ, इतना लो इनफ होना चाहिए ताकि रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू फिजिकल पीएच अपॉन, ताकि रैपिड एडजस्टमेंट वो कर पाए प्रोडक्ट का फिजियोलॉजिकल पीएच अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो ये हमने बात कर ली उन दोनों फैक्टर्स की जो बफर कैपेसिटी जिन पे डिपेंड करती है, उन दोनों फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस। तो बफर एक्शन क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है क्या करने की, ऑफ बफर सॉल्यूशन, एबिलिटी होती है किसकी? बफर सॉल्यूशन की, क्या करने की? रजिस्ट, रजिस्ट मतलब रोक के रखना, रजिस्ट करने की। द चेंज इन पीएच वैल्यू, क्या रजिस्ट करने की कि चेंज ना हो पीएच वैल्यू में जब एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस अगर होता है उसमें। तो ये एबिलिटी है, क्षमता है बफर सॉल्यूशन की, क्या करने की? रजिस्ट करने की, ताकि उसकी अगर उसमें कोई बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो उससे पीएच चेंज ना हो, पीएच वैल्यू चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं बफर एक्शन। और अगर हम बफर कैपेसिटी की बात करें तो वो अमाउंट स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की जो ऐड की जाती है चेंज करने के लिए 1 यूनिट पीएच 1 लीटर बफर सॉल्यूशन का। तो ये लगभग क्वाइट डिफरेंट हैं, लेकिन ये बफर एक्शन और बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन हमने इस स्लाइड में कवर की। उसके अलावा हमने वो सारे फैक्टर्स पढ़े, 2 फैक्टर जिन पे बफर कैपेसिटी डिपेंड करती है। टाइप क्या है बफर सॉल्यूशन की वो हमने स्लाइड में पढ़ा, और प्रॉपर्टीज क्या है बफर सॉल्यूशन की या आइडियल बफर सॉल्यूशन की, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सब चीजें हमने स्लाइड में कवर की। In the next slide we will talk more about buffer action and the equations, buffer equation उनके बारे में हम बात करेंगे। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने बफर एक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसका डेफिनेशन के बारे में हमने बताया। यानी कि बफर एक्शन क्या होता है? बेसिकली वो एबिलिटी किसी बफर सॉल्यूशन की जो रजिस्ट करती है, अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस हम ऐड करते हैं तो रजिस्ट करती है कि उस सॉल्यूशन में यानी बफर सॉल्यूशन में कोई भी पीएच चेंजेस ना हो। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए विल टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू बफर एक्शन। So let us consider acidic buffer which is prepared by mixing acidic acid and sodium acid। मान के चलिए कि एसिडिक बफर हमने प्रिपेयर किया है, क्या मिक्स करके? एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट को मिक्स करके। आगे है एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एंड सोडियम एसीटेट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सोडियम एसीटेट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। And hence the dissociation of acetic acid gets suppressed due to common ion। तो इस कारण से जो डिसोसिएशन है, पृथक्करण है, अलग हो जाना है एसिटिक एसिड का, वो सप्रेस्ड हो जाता है किसके कारण से? कॉमन आयन जो कि है CH3COO-। तो इसके कारण से जो डिसोसिएशन है एसिटिक एसिड का वो सप्रेस्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? द रिजल्ट क्या है? द सॉल्यूशन इज हैविंग लेस H+ आयन। क्या रिजल्ट निकलता है कि सॉल्यूशन जो है वो फिर कंटेन कर लेता है लेस H+ आयंस एंड मोर Na सोडियम आयंस एंड CH3COO माइनस आयंस। तो इस तरीके से H+ आयन लेस हो जाते हैं और मोर हो जाते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है आयंस की वो है Na+ एंड CH3COO माइनस, उन आयंस की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एसिड इज एडेड, और जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड ऐड किया जाता है तो H+ आयंस ऑफ इट कंबाइन विद CH3COO माइनस। तो जब उसमें फिर नेक्स्ट स्मॉल क्वांटिटी जब हम ऐड करते हैं एसिड की तो H+ आयन जो है इसके वो कंबाइन हो जाते हैं किससे? CH3COO माइनस से, टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड CH3COOH। और क्या कर लेते हैं? क्या फॉर्म कर लेते हैं? अनडिसोसिएटेड, ना अलग होने वाला CH3COOH कंपाउंड वो फॉर्म कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में इसका एग्जाम्पल है द नेट रिजल्ट इज दैट, एज पर इक्वेशन 1 जो रिजल्ट ऑब्टेन आउट होता है वो ये होता है कि पीएच डज नॉट चेंज, पीएच चेंज नहीं होती है। व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस इज एडेड द OH आयन गेट न्यूट्रलाइज, और
जब हम स्मॉल क्वांटिटी किसकी ऐड करते हैं, बेस की, तो OH आयंस जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं किससे, बाय एसिटिक एसिड, और यहाँ पर भी पीएच चेंज नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने इक्वेशन 2 में दिया है। तो इक्वेशन 1 फॉर एसिड एंड इक्वेशन सेकेंड फॉर व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस। तो दोनों ही केसेस में पीएच चेंज नहीं होती है, और वही डेफिनेशन है हमारे बफर एक्शन की। नाउ सिमिलरली इन बेसिक बफर हैविंग NH4OH, तो ये हम बात कर रहे थे एसिडिक बफर की। नाउ अगर हम बात करें बेसिक बफर की, तो सिमिलरली बेसिक बफर जो कंटेन कर रहा है NH4OH एंड NH4Cl, एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस, जो कंटेन कर रहा है किस किस चीजों का मिक्सचर, NH4OH एंड NH4Cl। तो अगर उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस हम ऐड करते हैं, देन OH माइनस रिएक्ट विथ NH4 प्लस आयंस, OH माइनस जो है वो रिएक्ट करता है NH4 प्लस आयंस के साथ, एंड pH डज नॉट ऑल्टर, और इस तरह से pH इसमें भी ऑल्टर नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। इक्वेशन 3 इसका एग्जाम्पल है। सो OH माइनस प्लस NH4 प्लस रिवर्सिबल रिएक्शन है, NH4OH अनडिसोसिएटेड ये। तो इक्वेशन 3 इसका एग्जाम्पल है। और ऐसे ही जब हम बेसिक बफर में एसिड की स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड इज एडेड NH4OH, जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऐड की जा रही है तो NH4OH न्यूट्रलाइज इट, और NH4OH जो है इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, एंड pH डज नॉट चेंज, और इसी तरह से pH चेंज नहीं हो रही है। इसका एग्जाम्पल इक्वेशन 4 है, यू कैन सी H प्लस NH4OH रिवर्सिबल रिएक्शन, NH4 प्लस H2O, वो न्यूट्रलाइज इसको कर रहा है। तो ये कंप्लीट एग्जाम्पल्स हो गए इन द केस ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या रिजल्ट ऑब्टेन आउट होता है, किस कारण से pH चेंज नहीं होती है। और ऐसे इन द केस ऑफ बेसिक बफर, वो रिएक्शंस के साथ हमने पढ़ लिया कि बेसिक बफर में भी अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो क्या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिन कारण से, या क्या ऐसी रिएक्शंस हो रहे हैं जिन कारण से मतलब जो pH है वो ऑल्टर नहीं हो रही है, pH चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो बफर एक्शन का जो डेफिनेशन था उसका एग्जाम्पल्स हमने कवर कर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हेंडरसन-हासेलबल्च इक्वेशन। तो इसमें क्या है, फॉर एसिड के लिए इक्वेशन क्या है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log A माइनस अपॉन HA। यहाँ पर pKa है माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka, तो इसका, और Ka क्या है, एंड Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है pKa इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H2O प्लस A माइनस अपॉन HA। तो ये फॉर एसिड्स के लिए हेंडरसन-हासेलबल्च इक्वेशन ये है। अब इसी में आगे है एसिड के ही इक्वेशन में फॉर नॉन स्पेसिफिक ब्रोंस्टेड एसिड रिएक्शन, और ये सब चीजें जो है हम किसके रेफरेंस, कौन सी रिएक्शन के रेफरेंस से ले रहे हैं, फॉर नॉन स्पेसिफिक ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शन, जो कि Ha प्लस H2O रिवर्सिबल A माइनस प्लस H3O प्लस। अब फॉर बेस के लिए अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस log BH प्लस अपॉन B, where BH denotes the conjugate acid of the corresponding base B, यहाँ पर BH प्लस जो है वो डिनोट कर रहा है conjugate acid of the corresponding base B। सो यहाँ पे ये इक्वेशन है रिवर्सिबल इक्वेशन, B प्लस H2O प्लस BH प्लस OH माइनस बेस, एंड दिस इज कॉन्जुगेटेड बेस। सो कंप्लीट फॉर एसिड एंड फॉर बेस के लिए हेंडरसन-हासेलबल्च इक्वेशन मैंने आपको बता दी है, ये दोनों इक्वेशंस है, और कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है कि बफर सॉल्यूशंस के टाइप के कौन कौन से होते हैं, या फिर बफर कैपेसिटी क्या होती है, या बफर एक्शन क्या होता है। ये कंप्लीट मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Farmcation. Thank you for watching this.